हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्सेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कली मेटल आयंस के बारे में डिस्कस कर लिया था और क्राउन ईथर्स और क्रिप्टेट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम एल्कली मेटल आयन और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कुछ और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ एल्कली मेटल का कॉम्प्लेक्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल का कॉम्प्लेक्स। तो जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में सिंस मोस्ट लेफ्ट में लाई करते हैं, तो उनका लार्जेस्ट साइज होता है उन आयंस का, एल्कली मेटल के जो आयंस होते हैं। ऑल्सो उन पे जो चार्ज होता है वो +1 ही होता है, एंड चार्ज +1 तो बहुत ही स्मॉलर चार्ज है। तो उन पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो चार्ज डेंसिटी होती है। लो चार्ज डेंसिटी की वजह से वो क्या होते हैं, पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, पुअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, मीन्स दे हैव लेसर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड्स एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन कुछ मल्टीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जिनके साथ वो स्टेबल चीलेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। मल्टीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, विच हैव डेंसिटी मोर देन 1, मतलब जिसमें मोर देन 1 डोनर एटम्स मेटल के साथ कंबाइन हो सकते हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ चीलेट कॉम्प्लेक्स। एंड चीलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द सिंपल कॉम्प्लेक्स। चीलेट कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें मोर देन 1 डोनर एटम्स लीगेंड के मेटल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एक साइक्लिक सा स्ट्रक्चर बनता है। उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, चीलेट कॉम्प्लेक्स। इनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई एल्कली मेटल आयंस ओनली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद मल्टीडेंटेट लिगेंड्स एंड ठीक है, विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। 4 एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में वो स्टेबल चीलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो जिनके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं दैट इज बीटा डाइकेटोन्स। बीटा डाइकेटोन्स में क्या होता है, एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट होता है, ऑर्थोनाइट्रोक्रिजोल के साथ बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के साथ बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्सेस, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ऑल्सो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं सैलिसल्डेहाइड के साथ भी। ठीक है, तो इनके साथ ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, जैसे सैलिसल्डेहाइड का हम कॉम्प्लेक्स पढ़े, सैलिसल्डेहाइड क्या होता है, OH C डबल बॉन्ड OH। अगर ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव से कंबाइन होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो OH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो माइनस वाटर रिलीज होगा और हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम सेलसाइलेट, दैट इज O नेगेटिव Na पॉजिटिव एंड C डबल बॉन्ड OH। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सेलसाइलेट। इसको बोलते हैं सोडियम सेलसाइलेट। ये सोडियम सेलसाइलेट फर्दर सैलिसल्डेहाइड के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो सकता है। सैलिसल्डेहाइड का मॉलिक्यूल दैट इज OH C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर अवेलेबल है और इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी लोन पेयर अवेलेबल है। तो ये सोडियम, यहाँ पे जो एल्कली मेटल है वो क्या है, सोडियम, उसके साथ एक चीलेट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जैसे O अगर हम मेटल को सेंटर में रख दें तो C यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर के थ्रू भी मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। फिर यहाँ पे सिमिलरली ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सैलिसल्डेहाइड कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं सैलिसल्डेहाइड कॉम्प्लेक्स। whose formula is NaO C6H4 CHO HO C6H4 CHO।
ठीक है, तो ये एल्कली मेटल का एक कॉम्प्लेक्स हो गया इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही जो कॉम्प्लेक्स है वो एसिटाइल एसीटोनेट के साथ बनता है। एसिटाइल एसीटोनेट क्या होता है? एसिटाइल एसीटोनेट का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH, 2 हाइड्रोजन होते हैं इसमें बीच वाले कार्बन के पास, इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोनेट। इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो बीटा कार्बन पे है, तो इसको इसीलिए हम यहाँ पे भी जो कार्बोनिल ग्रुप है वो बीटा कार्बन पे है, तो इसको हम बोलते हैं बीटा डाई कीटोन्स। और ये इसकी जो फॉर्म है ये है कीटो फॉर्म। अगर इसका हम कीटो इनोल टोटोमराइजेशन कराएंगे, कीटो इनोल टोटोमराइजेशन, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये एसिटाइल एसीटोनेट की कौन सी फॉर्म हुई? इनोल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होते हैं। OH नेगेटिव यहाँ पे इस H पे अटैक करता है और ये इधर जाता है, तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3C O नेगेटिव Na पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अगर हम इसमें एक और एसिटाइल एसीटोनेट का इनोल फॉर्म वाला मॉलिक्यूल जोड़ दें, इनोल फॉर्म वाला, दैट इज CH3, ये वाला COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो एसिटाइल एसीटोनेट का इनोल फॉर्म वाला मॉलिक्यूल है ये भी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और यहाँ पे जो एल्कली मेटल आयन है इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो ये भी इसके साथ कंबाइन होगा और हमारे पास क्या बनेगा? अब ये ध्यान से देखना, यहाँ पे CH3CO डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये अपने लोन पेयर के थ्रू एल्कली मेटल आयन से जुड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पूरा भी ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के थ्रू और इस वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के थ्रू इस एल्कली मेटल आयन से जुड़ सकता है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? OH CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया? 4। तो ये एसिटाइल एसीटोनेट का कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ये इन दोनों के बाद। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम है। पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किसके साथ? सैलिसल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ।
ठीक है। अब जो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होते हैं, अब ये जो एल्कली मेटल में है डाउन द ग्रुप लाई करते हैं, तो इनका साइज़ भी बड़ा होता है। साइज़ लार्जर होने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा सैलिसल्डिहाइड जैसे लार्जर लिगेंड को अपने सराउंड में अकोमोडेट कर सकते हैं। क्योंकि इनका खुद का साइज़ बड़ा है तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगी, लेसर होगी। जैसे हम सीजियम की बात ही कर लेते हैं, तो इसमें इसका वैसे ही हमने बनाना है जैसे उसमें सोडियम का बनाया था। यहाँ आएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे अगर हम इसमें 3 सैलिसल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लगाएं, एक और सैलिसल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लगाएं इसमें, तो इस तरह से ये कुछ होगी इसमें बॉन्डिंग। ठीक है, CHO के थ्रू हो रही है, O के थ्रू हो रही है, CHO वाले O के थ्रू हो रही है, OH वाले O के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। दिस इज नोन एज ट्रिस सैलिसल्डेहाइड, सैलिसल्डेहाइड डेटो सीजियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं 6। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं सम अदर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट वेरी टू मच प्रोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस। इसमें से जो बेरिलियम है इसका ग्रुप में स्मॉलेस्ट साइज होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, हाई चार्ज होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज होता है, हाई चार्ज होता है, तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी हाई होती है इसमें। ठीक है, उस वजह से ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है लिगेंड्स के साथ। जैसे कि अगर तुम बेरिलियम BeF2 की बात करोगे, ठीक है, तो ये 2F नेगेटिव से मैक्स कंबाइन हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये BeF4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है, अब ऐसे क्यों कि 2 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2। ठीक है, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2s2 में 2s के बाद जो 2p ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन हम इधर भेज सकते हैं, हमने 4 फ्लोरीन अकोमोडेट कराने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2s एंड देन वी हैव 2p। ठीक है, तो जो 2 फ्लोरीन है वो अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ, और जो 2 F नेगेटिव हैं वो इसके साथ क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं इसके साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। ये तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहा है और ये भी क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो 4 फ्लोरीन कंबाइन होने के लिए हमें कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3 विद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम का एक वाटर के साथ भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसकी एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है लाइक दिस। तो ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो बेरिलियम और भी कॉम्प्लेक्स बनाता है, जैसे बेरिलियम ऑक्जेलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है।
बेरिलियम ऑक्जेलेट के साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है? टेट्राहेड्रल ही बनाएगा। अगेन ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो इन दो ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़ेगा बेरिलियम। तो एक ऑक्जेलेट से दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं बेरिलियम के थ्रू। तो दो ऑक्जेलेट से 4 ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो सकते हैं बेरिलियम से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो बेरिलियम, पहले हम इसका टेट्राहेड्रल बना लेते हैं। फिर ये दो ऑक्सीजन एटम एक ऑक्जेलेट आयन से आ रहे हैं और ये दो ऑक्सीजन एटम एक ऑक्सीजन इससे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह का होगा लिंकेज। ठीक है, तो दिस इज बेरिलियम ऑक्जेलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑल्सो BeOH ट्वाइस एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके एक डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको बोलते हैं बेसिक बेरिलियम एसीटेट। इसको बोलते हैं बेसिक बेरिलियम एसीटेट। whose formula is Be4OCH3CO होल 6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि सेंटर में ऑक्सीजन एटम होता है और जो बेरिलियम एटम्स होते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के चारों कॉर्नर्स पे होंगे। ठीक है, और जो ये एसीटेट आयन है ये एक ब्रिजिंग लिगेंड बनाता है इनके बीच में। अब जो एसीटेट आयन है वो कैसे ब्रिज बना सकता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के थ्रू एक बेरिलियम से जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन नेगेटिव के थ्रू दूसरे बेरिलियम से जुड़ जाएगा, तो एक ब्रिजिंग लिगेंड बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी एक ब्रिजिंग लिगेंड बनेगा, यहाँ पे भी एक ब्रिजिंग लिगेंड बनेगा, यहाँ पे भी एक ब्रिजिंग लिगेंड बनेगा, यहाँ भी एक ब्रिजिंग लिगेंड बनेगा, यहाँ भी एक ब्रिजिंग लिगेंड बनेगा। इसको बोलते हैं बेसिक बेरिलियम एसीटेट। सेम जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है? Be4ONO3 होल 6। ठीक है, क्योंकि जो NO3 है वो भी क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है और एसीटेट भी क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। तो जो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं दे कैन फॉर्म ब्रिज बिटवीन टू मेटल आयंस। ठीक है, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बोथ द डोनर एटम्स। ऑल्सो जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनके ग्रुप में एक मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। बट मैग्नीशियम का जो मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट एप्लीकेबल, जिसका हमारी रूटीन लाइफ में भी एप्लीकेशन है, दैट इज क्लोरोफिल। नाउ एज वी ऑल नो, क्लोरोफिल इज अ नेचुरल green pigment occurring in the green leaves of plants which is useful for providing the energy in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होते हैं? प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्लोरोफिल का यूज़ है क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो एनर्जी फोटोसिंथेसिस में दे रहा है और फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं। ठीक है, और अलाइव है उस फूड से, जैसे कि 6 CO2, 6 वाटर in the presence of chlorophyll and sunlight leads to the formation of glucose. Glucose is food for plants and 6O2। ठीक है, now chlorophyll का स्ट्रक्चर क्या होगा? that can be asked in the exam। मैग्नीशियम, इसमें क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं। सॉरी, इसके पहले इसका स्ट्रक्चर बनाने से पहले इसको 4 नाइट्रोजन एटम से सराउंड करना है, 2 नाइट्रोजन एटम्स के थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। ठीक है,
5 मेंबर्ड रिंग बनानी है। यहाँ पे फिर 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है। फिर 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है। फिर एक बीच में 4 मेंबर्ड रिंग बनानी है। ठीक है, तो 5 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 4 5 4 5 4। ठीक है, और इस पूरे में 10 डबल बॉन्ड्स होंगे इस पूरी रिंग में, वो अल्टरनेट लगाएंगे। नाइट्रोजन के सामने वाले में लगाना है। ठीक है, और फिर एक छोड़ के यहाँ पे ऑल्टरनेट लगाना है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे लगाना है, फिर यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे लगाना है, 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 फिर यहाँ पे लगाना है। और इसको फिर काउंट कर लेना है कि इसमें 10 डबल बॉन्ड्स ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और फिर इसमें ग्रुप्स लगाने हैं जो भी होंगे, इसमें साइड ग्रुप्स लगे होते हैं वो इसमें अटैच कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे H ग्रुप आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे C2H5 आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, और यहाँ पे एक अलग से रिंग बनेगी, C डबल बॉन्ड O CH COO CH3। then we have CH2 CH2 C COO C20H39। then again we have CH3. So this whole complete is the structure of chlorophyll. This you have to memorize and you should know how to make it in case asked in the exam. Alkaline earth metals का जो last complex है that is किसके साथ बनता है, EDTA के साथ। Now EDTA, what is EDTA? EDTA is ethylene diamine tetraacetate। 4 एसिटेट ग्रुप होंगे और 2 अमाइन ग्रुप्स होंगे। तो ये कैसा सा स्ट्रक्चर होता है, NCH2 CH2N CH2 COOH and then we have CH2 COH, then we have CH2 COOH, then we have CH2 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, दिस इज EDTA का स्ट्रक्चर, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। नाउ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, सिंस देयर साइजेस आर लार्जर सो दे कैन अकोमोडेट दिस ह्यूज लिगेंड। ठीक है, सो ऑब्वियसली इसमें जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, कितने डोनर एटम्स हैं इसमें, 6। 2 तो ये नाइट्रोजन हो गए CH2 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के थ्रू, इस ऑक्सीजन के थ्रू, इस ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो ऑक्टाहेड्रल टाइप ज्योमेट्री बननी चाहिए इसमें। This is EDTA complex of calcium +2। तो इसके साथ सारे कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रोल ऑफ alkali and alkaline earth metals
in biological system, बायोलॉजिकल सिस्टम में एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें कंसंट्रेशन देख लेनी है। जो ये एल्कली मेटल आयन होते हैं उसमें जो दो इंपॉर्टेंट आयन्स हैं, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। they have similar chemical properties but their role in biological system is different. They are useful in case of living organisms. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, एक इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर होती है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन 0.15 मोलर होती है। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन 0.15 मोलर होती है और के पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.04 मोलर होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है ये। अब इसमें जो मेजर आयन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो मेजर आयन है वो पोटेशियम है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो मेजर आयन है वो क्या है, सोडियम है। सो from here you can see that K positive is the major ion of intracellular fluid and Na positive is the major ion of extracellular fluid. अब होता क्या है ना, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आयन ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ दिस आयन ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल फंक्शनिंग। तो इसमें क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अंदर क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अब इंट्रा में के पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेजर है और एक्स्ट्रा में Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मेजर है। तो अब इसमें क्या होता है, Na पॉजिटिव, इसमें ट्रांसपोर्ट होता है आयंस का, और ट्रांसपोर्ट जहाँ पे होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयन ट्रांसपोर्ट, और इसको क्या बोलते हैं, सोडियम पंप। आयन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं और सोडियम पंप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 3 Na positive are expelled out of the cell membrane and 2 K positive are taken inside the cell membrane। ठीक है, अब हो क्या रहा है इसमें, Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, ठीक है, तो बाहर ऑलरेडी ज़्यादा है और 3 Na पॉजिटिव अंदर से फिर बाहर जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन Na पॉजिटिव की बाहर ज़्यादा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ये अपोजिट काम हो रहा है। ये ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट हो रहा है। होना तो क्या चाहिए, Na पॉजिटिव की यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो Na पॉजिटिव को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना चाहिए था, ये होना चाहिए था। बट ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें 3 Na पॉजिटिव अंदर से बाहर जा रहे हैं, ये अपोजिट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इस ट्रांसपोर्ट को करने के लिए हमें फिर एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट हो रहा है ये काम, तो इस काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP टू ADP। ठीक है, तो ये हो रहा है, यहाँ से हमें एनर्जी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज होती है, तो यहाँ से हमें इस प्रोसेस करने के लिए एनर्जी मिलती है। ये प्रोसेस करते कौन है, बाय कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो इन आयंस के साथ बाइंड होके इनको एक्सपल करते हैं या फिर इनसाइड लेके जाते हैं। तो ये प्रोसेस हो रहा है इसमें। तो अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, जब 3 Na पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और 2 K पॉजिटिव अंदर जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज अंदर कम जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज बाहर ज़्यादा जा रहा है, तो सेल के एक्सटीरियर में एक्सेस पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सेल के इंटीरियर में एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सेल के इंटीरियर में क्या हो जाएगा, एक्सेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा एंड दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट इज हेल्पफुल for the transmission of nerves and muscle cells. For the functioning of this potential gradient is useful for the functioning of nerve fibers and muscle cells. And K positive is important for synthesis of proteins
synthesis of amino acids, and metabolism of glucose. तो आपने इसमें बस इतना ही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ alkaline earth metals in biological systems. Role of alkaline earth metals in biological systems. सो व्हाट आर द रोल ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो इसमें जो है मैग्नीशियम +2 एंड कैल्शियम +2 का ही मेन रोल है। अगेन जैसे के पॉजिटिव इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मेजर आयन है, वैसे मैग्नीशियम +2 भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मेजर आयन है, जैसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एंड कैल्शियम +2 इज द मेजर आयन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लाइक सोडियम आयन, ठीक है। तो इनका जो है मैग्नीशियम और सोडियम का, मैग्नीशियम और सॉरी कैल्शियम का सेम ही है जैसे कि पोटेशियम एंड सोडियम का होता है, ठीक है। तो यही होगा इसके रोल में। तो बेसिकली जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसके लिए काम आता है, मैग्नीशियम +2 का रोल क्या है, फॉर द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फेट ट्रांसफर एंजाइम्स which participates in some energy releasing biochemical processes. ये तो इसका नंबर 1 फंक्शन हो गया। नंबर 2 फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज and also magnesium and calcium both are helpful in the transmission of electrical impulses through nerve fibers and muscle cells Also calcium is important for bones and teeth। बोन्स में एपेटाइट की फॉर्म में होता है विच इज Ca3PO4 होल ट्वाइस, और टिथ में टिथ इनेमल की फॉर्म में होता है कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट। दैट इज Ca3PO4 whole twice .CaF2. Also calcium plays an important role in blood clotting and contraction of muscles, ठीक है। और अगर हम कैल्शियम 2+ का इंटेक बॉडी में बढ़ा दें तो मसल जो क्रैम्प्स होते हैं वो भी क्योर हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द रोल ऑफ कैल्शियम +2 एंड मैग्नीशियम +2। विद दिस your S block elements has been completed. In case of any doubt you can contact me directly, okay। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विच विल बी लेक्चर 7th, उसमें हम नोबल गैस वाला चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है।